तो कैसे हैं आप सब। नाउ रिलैक्स, पेपर हो चुका है और आप सभी लोगों ने लिखा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो कॉन्फिडेंस था ही कि किसी भी तरीके का पेपर आएगा, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए, आप लोग कर पाओगे, क्योंकि साल भर हमने उसी तरीके से तैयारी की थी। हर पॉसिबल क्वेश्चन को ट्विस्ट करके टफेस्ट क्वेश्चन दे करके आपको फुली प्रिपेयर किया गया था। और एक चीज़ और, सभी जगह लिखा जा रहा है कि हाँ बहुत इजी था, इजी था। बेटा जब हम फुली प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो पेपर चाहे टफ आए चाहे इजी आए, वो हमें इजी ही लगता है। फैकल्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली हम लोगों का काम ही है ये पढ़ाना, तो हमें तो इजी लगेगा ही। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यदि देखते हैं तो डेफिनेटली ये पेपर और साल के कंपैरिजन में काफ़ी इजी था। बहुत सारे सुपरफिशियल क्वेश्चंस थे और सुपरफिशियल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40% लेंदी बनाने को, 40% क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाने के होंगे, दैट इज असर्शन, रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट एंड बोथ स्टेटमेंट राइट रॉन्ग वाला, इस तरीके से। तो वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो पेपर में रिफ्लेक्ट भी हुई। ओके, सो सिंपल सा है, जब आप बिल्कुल टफेस्ट के लिए रेडी रहते हो तो सब चीजें आपको आसान ही दिखाई देती हैं। ओके, तो चलिए, दैट इज कोड F6 है। एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। और एक चीज और, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार, स्पेशली जितने भी मैच द कॉलम है वो तो हमने 3-3, 4-4 बार सॉल्व किया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, movement and accumulation of ion across a membrane against their concentration gradient can be explained by। तो against the concentration gradient लिखा हुआ है, तो against the concentration gradient that is uphill transport, जहां पर हमें एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है, तो दैट इज आंसर हो जाता है 3, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 102, among the Abel quartet which one is considered the most important cause driving extinction of species। तो ये जो 4 कॉज हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस का, उसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी स्पीशीज के रहने की जगह ही उजाड़ देते हैं तो उसको रहने को जगह नहीं मिलती और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आंसर होता है हमारा दैट इज 4। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट यानी जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट, वाइल माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। तो टेरिडोफाइटा में ये जो ग्रुप है दैट इज सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये जो 2 हैं ये हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट की तरफ एक कदम को बढ़ाते हैं। आंसर होता है 1। Then question है, frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by। तो ये अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने यूज किया था, जो कि TH मॉर्गन के स्टूडेंट थे। उन्होंने बताया कि एक क्रोमोसोम में 2 जीन के बीच की डिस्टेंस, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, मान लो हमें न्यू रिकॉम्बिनेंट्स 11% मिले टोटल प्रोजेनी में, तो उन 2 रिस्पेक्टिव जीन की डिस्टेंस जो होती है 11 सेंटीमॉर्गन होती है। तो ये चीज जो है थॉमस मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने बताई थी। तो आंसर होता है हमारा दैट इज 2। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। तो टेसल्स जो है उनका काम जो हो जाता है दैट इज टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का एडेप्टेशन है। इसमें जो ये टेसल्स हैं वो स्टिग्मा होते हैं जो कि हैंग होते रहते हैं। और मेज जो है, मेज कॉर्न जो है वो विंड पॉलिनेटेड है, तो ये टेसल्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो आंसर होता है 1। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर देखते जाना। पहला है, डेट्रीवर्ड परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट राइट है। जैसे कि अर्थवॉर्म है, ये जैसे एक बड़ी सी लीफ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमस डेफिनेटली एमॉर्फस होता है और बहुत ही स्लोली डिकम्पोजिशन को शो करता है, लेकिन उसमें डिकम्पोजिशन होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट राइट है। तीसरा है, वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। जो कि हम उन प्लांट्स, और ये लीच हो जाते हैं तो ये प्लांट को ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। चौथा है,
द डेट्रिटस ऑफ फूड चेन बिगिन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो DFC या डेट्रिटस फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। Earthworm break down detritus into smaller particle by a process called fragmentation, जो कि ये कैटाबोलिज्म लिख रहे हैं तो ये गलत है। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अपने आप ही दिख रहा है ABC, तो हमारा आंसर होता है 4। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज एज assertion and another as reason. Late wood has fewer gyllary element with narrow vessels, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। इसको अभी हम समझ लेंगे, बहुत बार समझे हुए हैं आपके, ओके। एंड रीजन स्टेटमेंट है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, तो ये बिल्कुल राइट, दोनों ही राइट स्टेटमेंट है। एंड रीजन स्टेटमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द असर्शन, सिंपल है। ये जब हम लेट वुड अर्ली वुड की बात करते हैं तो ये मोस्टली टेम्परेट रीजन में प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। टेम्परेट रीजन में यदि हम देखें तो विंटर और स्प्रिंग के टेम्परेचर में क्वाइट डिफरेंस आ जाता है। टेम्परेट कंट्रीज का जो विंटर होता है वो बिलो फ्रीजिंग होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो जो भी पानी है वो आइस के क्रिस्टल के रूप में हो चुका रहता है, तो प्लांट्स को पानी अवेलेबल नहीं होता। तो उस समय जो भी कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करेगा तो पानी को ज़्यादा कैरी नहीं करना है, तो बहुत कम सेकेंडरी जाइलम को भी प्रोड्यूस करता है और बहुत नैरो वेसल्स को प्रोड्यूस करता है। तो सीधा सा है, हम देख रहे हैं कि दैट इज लेट वुड का जो सेकेंडरी जाइलम है वो नैरो वेसल वाला हो रहा है, क्योंकि पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कैम्बियम को ज़्यादा वो भी नहीं प्रोड्यूस करना रहता, दैट इज सेकेंडरी जाइलम। और कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर हो गया हमारा 4। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो क्रॉसिंग ओवर जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, वो पेकाइटिन में होता है और इसी स्टेज में हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। तो आंसर होता है 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ था। तो हम सिंपल देखते हैं, मियोसिस में एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जबकि माइटोसिस में तो एक ही एनाफेज होगी, तो वो वहाँ माइटोसिस के केस में एनाफेज 1 और 2 का है ही नहीं, तो माइटोसिस के लिए हम सिंपल एनाफेज लिखते हैं, जबकि मियोसिस में एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो आंसर होता है 2। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो सिंपल है, हम ये डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए चिल्ड इथेनॉल डालते हैं और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। सो आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो पॉलीडेल्फस, मोनोएडेल्फस, इपीफाइलस एंड डाइथेकस। तो सिंपल सा है, जब हम लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात करते हैं तो हम डाइडेल्फस कंडीशन देखते हैं। फेबेसी फैमिली में टोटल 10 स्टेमेन होते हैं, जो 9+1 2 ग्रुप 9 स्टेमेन जो है एक साथ फ्यूज होकर के रहते हैं, जबकि एक अकेला रहता है। दिस इज कॉल्ड डाइडेल्फस कंडीशन। और डाइथेकस कंडीशन, एक एंथर में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ये हम इसमें भी देखते हैं, दैट इज फेबेसी फैमिली में भी देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है 4। एपीफाइलस कंडीशन हम लिलिएसी में देखते हैं, डाइथेकस भी देखते हैं हम वहां पर। पॉलीएडेल्फस कंडीशन हम सिट्रस में देखते हैं और मोनोएडेल्फस कंडीशन हम दैट इज इसमें सोलेनेसी फैमिली में देखते हैं। आंसर होता है इस क्वेश्चन का दैट इज 4। क्वेश्चन है लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। तो सिंपल है, लार्ज साइज के कलरफुल और खुशबूदार फ्लावर जो होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में देखने को मिलते हैं। नेक्टर जो होता है या एडिबल पोलन जो होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं। तो आंसर होता है 4। क्वेश्चन है स्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन और जुवेनाइल कोनिफर हेल्प इन हैस्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो कोनिफर्स में हम जिब्रेलिक एसिड, दैट इज स्पाइनस जैसे प्लांट्स में हम जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करके हम सीड फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करते हैं, जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग इफेक्ट। ओके, सो आंसर हुआ 1।
देन क्वेश्चन है एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बनाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन आप यहाँ पर देखो चाइना रोज के साथ बीन्स और ल्यूपिन दे दिया है, तो जो कि फेबेसी फैमिली मार्जिनल, तो इस वजह से ये नहीं होगा। यहाँ पर डायंथस और ये पी में मार्जिनल हो गया, डायंथस में फ्री सेंट्रल हो जाता है। चाइना रोज एक्साइल, पेटूनिया सोलेनेसी फैमिली में भी एक्साइल प्रेजेंटेशन है, इस वजह से लेमन तो एग्जाम्पल ही है, तो दैट इज आंसर हो जाता है सी 3। क्वेश्चन है अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, तो इतना सिंपल का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है जनरली, आंसर होता है दैट इज एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ द इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, तो आंसर हो गया एस फेज। क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, पूरी केल्विन साइकिल के लिए पूछा है, तो सिंपल सा है 18 ATP और 12 NADPH2, 12 NADPH2, तो कहाँ है ये, दैट इज 18 ATP एंड 18 ATP एंड 12 NADPH2, और तो कोई सा नहीं है ना, ये 18 ATP ये भी है और ये 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा, ये 16 है तो ये नहीं होगा, ये दैट इज आंसर होता है 1। 18 ATP 60 और 12 NADPH2 इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट वन केल्विन साइकिल, तो आंसर हुआ 1। क्वेश्चन है इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ टंगस्टन और गोल्ड मेटल आर यूज, तो प्लांट के केस में जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो जीन गन मेथड में हम टंगस्टन या गोल्ड के ऊपर जो डिजायर्ड डीएनए है उसको प्लेट करके बम्बार्डिंग कराते हैं यूकैरियोटिक सेल, मतलब होस्ट सेल की जो कॉम्पिटेंट सेल है उनके न्यूक्लियस में, तो राइट आंसर हो जाता है 2 टंगस्टन और गोल्ड। क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट ओजोन की थिकनेस को मेजर करता है। क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सीरियसली, कई इतने सारे सुपरफिशियल क्वेश्चन थे जिसका मतलब एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि इतना सुपरफिशियल हो जाएगा। तो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो ये अनइक्विवोकल कि जिसके बाद अब कोई डिस्प्यूट नहीं, डीएनए ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये वाले जो प्रूफ जो है अल्टीमेटली अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया था एशेरिया कोलाई की सेल पर, सो आंसर होता है 1। क्वेश्चन है इन द इक्वेशन GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो मैंने कुल मिलाकर के R को बता ही दिया है, दैट इज 2, ओके, जो कि कंज्यूमर लेवल को अवेलेबल एनर्जी होती है NPP। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तो हम सिंपल सा इसको इस तरीके से हमने याद किया हुआ था, RMT, HMT घड़ी की जगह RMT याद किया था, तो पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, तो 3 का पूछा है तो ट्रांसफर RNA आप सिंपल सा चेक कर लो, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर RNA 5 SR RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA, सो आंसर होता है 1, ठीक है, RMT से याद किया हुआ है ये। क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सारे क्वेश्चन सभी के लिए ऐसे थे कि इनको आप लोगों को सोने के बीच में से भी उठा करके पूछो तो आपको याद रहेगा, दैट इज मैग्नीज एंड क्लोराइड, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक, तो इस केस में हम सिंपल से देखते हैं, यहां पर सिंपल ये जो है माइक्रोपाइलर एंड पे हम ये 2 सिनर्जिड हो गई और ये जाइगोट हो गई, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक बोल रहा है ना, तो ये 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, यहां पर ये जाइगोट हो गया, जाइगोट, ठीक है। अब यहां पर देखते जाओ, हैप्लॉइड बोला है, फिर डिप्लॉइड बोला है, ट्रिप्लॉइड बोला है, तो सिंपल है, सेकंड और थर्ड तो हमें मिला हुआ है, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
एंड आंसर हो जाता है 2 सिनर्जिड। एक्चुअली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाती है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हैप्लॉइड सिनर्जिड हो गया, जाइगोट डिप्लॉयड हो गया, और PEN जो है दैट इज वो हो जाएगा ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, जो कि जिसमें डिवीजन से हमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और ये एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करता है। सो आंसर हो जाता है 2। ओके, क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। तो प्लियोट्रोपिज्म नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जहां पर हम देखते हैं एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसमें हमने पाइसम सेटाइवम में सीड में स्टार्च ग्रेन और सीड शेप को भी स्टडी किया हुआ है। तो अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म। सो आंसर हुआ 2। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन एज रीजन। तो अब हम देखते हैं असर्शन स्टेटमेंट है एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। तो ये बिल्कुल यूज्ड होती है। टोटल एटीपी का प्रोडक्शन 4 होता है, लेकिन कंजप्शन जो होता है 2 प्लेसेस में होता है, और 2 प्लेसेस में देखें तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, जहां पर एंजाइम जो होता है हेक्सोकाइनेस होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, और यहाँ पर एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन एटीपी इज यूज्ड एज 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर हमने एक एटीपी को यूज कराया इस स्टेप में और दूसरा इस स्टेप में यूज करा रहे हैं। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट है फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो देखा हमने, और दूसरा है सेकेंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्शन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो ये बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, एंड रीजन स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है क्यों 2 एटीपी कंज्यूम हो रहा है यहाँ ग्लाइकोलिसिस में। सो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो आंसर होता है हमारा दैट इज 4। क्वेश्चन है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, कई बार सॉल्व किया हुआ है, सभी को सॉल्व किया है, इसको खुद ही मतलब क्रिएट किया था बायोमेंटर टीम ने। तो सिंपल सा है, यहाँ पर जो स्टार्च होता है उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण आयोडीन जो है इन हेलिक्स में फंस जाता है, और जिसके कारण स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो स्टार्च ब्लू कलर का दिखाई देता है, जबकि सेलुलोज जो होता है स्ट्रेट चेन होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते, जिसके कारण वो आयोडीन के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है। तो आंसर होता है इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई ये आयोडीन के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है। सो आंसर होता है 2। क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पीटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस। तो ये हमने जब क्रैश कोर्स में भी किया था तो ये बिल्कुल क्लियर बोला था कि इथाइलिन से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, तो इथाइलिन को जरूर याद रखिएगा। हमने एपिकल हुक फॉर्मेशन पे भी बहुत स्ट्रेस दिया था, तो ये क्वेश्चन फाइनली इथाइलिन से रिलेटेड आ ही गया। ठीक है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन से कभी भी मत कंफ्यूज होना, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, दिस इज आंसर इज इथाइलिन। देन क्वेश्चन है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 अप्रोच ली गई थी। एक ब्लाइंड अप्रोच थी सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें कि पूरा एक छोर से डीएनए को पकड़ो तो दूसरे छोर तक आप पूरे की सीक्वेंसिंग कर लो, और दूसरा था EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जिसमें हम उन जीन की सीक्वेंसिंग करने वाले थे जो कि RNA के रूप में एक्सप्रेस होते हैं। इसको मत ले लेना क्योंकि यहाँ एक्सॉन इंट्रॉन्स वाली कॉन्सेप्ट के कारण हम इसको लेंगे ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। ओके, तो राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि डिफ्यूजन ये सब इतनी स्लो प्रोसेस है कि इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट में पानी को नहीं चढ़ा सकती थी, एसेंट ऑफ सेप नहीं करा सकती थी, या रूट प्रेशर भी नहीं करा सकता था। ये क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि एसेंट ऑफ सेप प्लांट्स में 15 मीटर पर आवर की रेट से होते हैं, और उसके लिए हमने डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी को
माना था कोहेशन टेंशन थ्योरी को। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा स्टेटमेंट है ट्रांसपिरेशन कूल लीव सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। जैसे स्वेटिंग हमें समर के सीजन में हमें कूल रखने का काम करती है, वैसे ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स को कूल करने का काम करते हैं। इसी वजह से जो कर्टिस हैं उन्होंने बोला था ट्रांसपिरेशन जो है एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी एविल बोला था कर्टिस ने। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हैं। तो दैट इज आंसर होता है हमारा 4। क्वेश्चन है अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर को शो करता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्लियरली पढ़ते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे कि टिसेलियस ने इन्वेंट किया था, उसमें जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम साइज एंड चार्ज के हिसाब से मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लेते हैं। तो डीएनए के केस में तो हम साइज से ही उसका सेपरेशन कराते हैं, फिर हम उसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं तो हमें ब्राइट डीएनए जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। आंसर होता है 3। क्वेश्चन है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर। तो रियो डी जेनेरियो जो है इट इज़ लोकेटेड इन ब्राज़ील, और ब्राज़ील को सबसे पहले अर्थ समिट के लिए इसलिए चूज़ किया गया था कि ब्राज़ील जो है मोस्ट बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रिच है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट वहीं पे हैं, और ये 1992 में हुई थी। सबसे पहले अर्थ समिट 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ठीक है। और 2002 में ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। ओके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो ओजोन को बचाने से, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को बचाने से रिलेटेड है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्लोबल वार्मिंग से है वो 1997 में साइन की गई थी। ओके। तो चारों को हमने हर बार बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 1992, दैट इज 1। क्वेश्चन है द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P680 होता है, वो 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर हो जाता है 680 nm, और PS1 का पूछता तो वो हो जाता 700 nm। सो ये अभी जो हमने 4-5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, लिटरली बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। एसर्शन स्टेटमेंट बोलता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो मॉस यानी ब्रायोफाइटा में किसमें, ब्रायोप्सिडा, सारे मॉसेस जो हैं ब्रायोप्सिडा में रखे गए हैं। तो ब्रायोफाइटा जिसकी डोमिनेटिंग जनरेशन जो होती है गैमेटोफाइट होती है। तो यहाँ पर जब हम मॉसेस की स्टडी करते हैं तो उसमें गैमेटोफाइट 2 स्टेज को शो करते हैं, एक प्रोटोनिमल स्टेज जो कि क्रीपिंग स्टेज होती है, और दूसरी जो होती है लीफी गैमेटोफोर होती है, ठीक है, जिसमें रूट स्टेम लीफ लाइक की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो स्पोरोफाइट के कैप्सूल में बने स्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। रीजन स्टेटमेंट है प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आंसर हो जाता है दैट इज बोथ ए आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन है इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमेना में बी कॉल्ड एज। तो सिंपल सा है, एक मेरिस्मेटिक सेल है, उसने डॉटर सेल को बनाया। ये डॉटर सेल पहले साइज में ग्रो हुई, ठीक है, फिर वो इलोंगेशन फेज में गई, और फिर उसके बाद मैचुरेशन फेज, ये इलोंगेशन फेज में गई, फिर मैचुरेशन फेज में गई, और ये डिफ्रेंशिएट हो गई एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में। इस केस में ये मेसोफिल सेल के रूप में डिफ्रेंशिएट हुई। अब हमें लगता है इस मेसोफिल सेल को फिर से हमें डिवाइड करवाना है। हमने इसको कल्चर मीडियम में रख दिया, संवर्धन माध्यम में रख दिया, और ये जो है ये डी डिफ्रेंशिएट हो गई, और फिर डिवाइड होकर के इसने कैलस को प्रोड्यूस कर लिया। तो सिंपल है, एक परमानेंट टिश्यू की सेल जो कि डिवीजन कैपेसिटी लूज कर चुकी थी उसमें फिर से डिवीजन कैपेसिटी आ जाती है, तो हम उसे डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। आंसर होता है 1। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। Statement 1, endark and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट है, क्योंकि exarch और endarch टर्म हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के लिए यूज करते हैं, जो कि कंपोनेंट होते हैं प्राइमरी जाइलम का। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
दूसरा है एग्जार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड एग्जार्च प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की एग्जार्च कंडीशन देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 3। अब ये सेक्शन बी है जिसमें से 15 में से आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है लेंटिसेल आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बिल्कुल राइट है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है और पेरिडम के फॉर्मेशन के कारण, क्योंकि पेरिडम में फैलम होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है, तो उस केस में फिर से गैसियस एक्सचेंज को चालू कराने के लिए फेलोजन कहीं कहीं पर लूज पैरेन्काइमेटस सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल कई जगह पर एपिडर्मिस और फैलम को धक्का दे करके उसको बस्ट कर देती है और लेंस शेप ओपनिंग क्रिएट करती है, जिसे हम लेंटिसेल कहते हैं। ये हमें स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स में दिखाई देती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, नहीं, ये सॉफ्ट बार्क या अर्ली बार्क कहलाता है। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये सी स्टेटमेंट में ये गलत हो जाता है बेटा कि ये टेक्निकल टर्म है, तो बार्क जो है एक नॉन टेक्निकल टर्म है, इस वजह से ये गलत हो गया। अदरवाइज आगे का स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू द बार्क, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के जितने भी टिश्यू होते हैं उनको हम बार्क में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो गलत हो गया। बार्क रेफर टू पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो वैस्कुलर टिश्यू के वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर ही प्रेजेंट होते हैं पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये बार्क का हिस्सा होते हैं, राइट है। फेलोजन इज अ सिंगल लेयर कपल ऑफ लेयर थिक, जो कि जिसकी सेल रेक्टेंगुलर होती हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए राइट हुआ और डी राइट हुआ ओनली, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1, ए एंड डी ओनली। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कोहेशन या डिक्सन जॉली की थ्योरी हो गई, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है, जिसने समझाया था कि कैसे 130 मीटर ऊंचे प्लांट पे पानी ऊपर चढ़ता है। तो ये कोहेशन जो है, कोहेसिव फोर्स यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज इसका हो गया 2। एडिशन, अट्रैक्शन टूवर्ड्स द पोलर सरफेस, तो वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम वेसल की वॉल के साथ अट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 4। सरफेस टेंशन दैट इज मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस। एंड गटेशन जिसमें हम देखते हैं हाइडेथोट से वाटर लॉस लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे हम गटेशन कहते हैं, तो ये हो गया 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहां पर है, दैट इज आंसर होता है हमारा 4। क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। एम फेस, अब ये सेल साइकिल का है, तो मैच एम फेज जो हो जाएगा क्या है, सेल डिवीजन फेज हो जाएगा, तो ये हो गया 4। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। क्विसेंट स्टेज जहां पर सेल डिसाइड कर लेती है कि उसको डिफ्रेंशिएट होना है, वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है, तो दैट इज इनएक्टिव स्टेज हो जाएगा, ये हो गया 2। और G1 फेज तो जैसे कि हम सेल साइकिल देखते हैं, तो सेल साइकिल में ये हो गया हमारा M फेज, तो ये G1 और ये S G2। तो कौन सी फेज पूछ रहा है, G1 फेज। तो G1 फेज M और S के बीच की स्टेज होती है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, जिसमें हम क्या देखते हैं 44 + XXY कंडीशन देखते हैं, क्योंकि Y क्रोमोसोम है, तो ये जो होता है, ये पर्सन जो होता है वो मेल होता है, लेकिन एक X क्रोमोसोम होने के कारण कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इस मेल में देखने को मिलता है, जिसे कि हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और ऐसे मेल जो होते हैं टॉल स्टेचर वाले होते हैं और स्टेराइल होते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866, तो ये गलत है। लैंगडॉन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, राइट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, जैसा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो राइट हो गया हमारा, ये रॉन्ग हो गया है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, तो ये गलत होता है, ये टॉल होते हैं। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड,
दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये जो है हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ये डाउन सिंड्रोम का करेक्टर है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, तो ये राइट स्टेटमेंट है। तो बी और ई जो है वो राइट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज 2। ओके, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला है गॉस competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। तो ये स्टेटमेंट जो है completely right स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर। तो एक्चुअली कंपटीशन में सबसे ज्यादा कौन सफर करता है, दैट इज प्लांट सफर करते हैं। ओके, तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज प्रिडेशन में। ठीक है, प्रिडेशन में ये स्टेटमेंट जो है प्रिडेशन से एसोसिएटेड हो जाता है, तो दैट इज ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो दैट इज 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन राइबोसोम को बनाने में भाग लेते हैं। राइबोसोम को बनाने में राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स भाग लेते हैं, तो 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन है which of the following combination is required for chemiosmosis पीटर मिशेल, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज में मिला। तो सिंपल से है केमियोस्मोसिस करवाना है, केमियोस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस, केमिकल ऑस्मोसिस, आप इसको इस तरीके से समझो। तो इसके लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना रहता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, जैसे ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर हमें अंदर की तरफ ज़्यादा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन करना है और स्ट्रोमा रीजन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को कहाँ भेजते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, थाइलेकॉइड ल्यूमेन में। तो यहाँ पर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है। ओके, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है। एक हमें मेम्ब्रेन चाहिए और हम यहाँ पर क्या, दैट इज CF1 पार्टिकल देखते हैं, जो कि कुछ नहीं एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, जो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है CF1 पार्टिकल से, तो एटीपी सिंथेज एंजाइम जो कुछ नहीं CF1 पार्टिकल है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस ला करके एडीपी और आईपी को जोड़ करके एटीपी की सिंथेसिस कराता है। केमियोस्मोसिस थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता करना है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या जैसे थाइलेकॉइड ल्यूमेन हुआ, थाइलेकॉइड हुआ, वो किस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, और इसको एक्सप्लेन किया था पीटर मिशेल ने। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए हमें प्रोटॉन पंप चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए और एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए। तो मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 4। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है algal bloom caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fisheries। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि algal bloom जो होता है caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fisheries, ये wrong हो गया। दूसरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है। दूसरा है water hyacinth that is Iconia crassipi that is terror of Bengal grow abundantly in eutrophic water bodies and leads to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. This statement is right. The amount of some toxic substance of industrial wastewater increases in the organism at successive trophic level, that is biomagnification की बात हो रही है यहाँ पर। और लास्ट स्टेटमेंट है the microorganism involved in the biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism। तो ये राइट है। यदि हम अनट्रीटेड सीवेज को डिस्पोज कर देंगे किसी नदी या तालाब में या झील में, तो क्या होगा, वो वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर भर जाएगा और जिसको डिग्रेड करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाइज जो है उस पर अटैक, उसको डिग्रेड करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस में वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, जिससे पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एक्वेटिक लाइफ जैसे कि फिशेस वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 1 हियर। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। म्यूचुअलिज्म जो इंट्रैक्शन है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, वो प्लस टाइप का है। कमेंसलिज्म +0 है, अमेंसलिज्म -0 है और पैरासिटिज्म +- है। तो अब यहाँ पर मैच करते जाते हैं। इसका हो गया 4, ए का हो गया 4, कमेंसलिज्म का +0,
1 हो गया, अमेंसिलिज्म -0 2 हो गया, पैरासिटिज्म प्लस माइनस कहाँ है, दैट इज 3 हो गया। 4 1 2 3, 4 1 2 3 तो हमारा आंसर होता है दैट इज 1। क्वेश्चन है मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। पहला है सिंपल है, हमें आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी की बात करनी है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट एंजाइम्स यूज करके उस सेल से डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मान लो ये एक ए सेल है, इसका ये डीएनए मुझे काम का है, तो सबसे पहले तो मैं इस ए सेल से इस डीएनए को आइसोलेट करूंगी। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट सी हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे हम, दैट इज उसके बाद हम कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उसको मैं ये इतना सेक्शन लेना है, इसको कट कर लिया। फिर उसके बाद मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि यदि मान लो मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और ये डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर मैं कहाँ से नया डीएनए लाऊंगी। तो ये जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे जीन एम्प्लीफिकेशन में डाल देते हैं। तो दैट इज इसके बाद हो जाएगा डी, और उसके बाद हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मिल गई। अब इस डीएनए को मैं पिक करूंगी और इसको वेक्टर के साथ जोड़ दूंगी और इस तरीके से मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो जाएगा। तो आंसर हो गया CBDA। CBDA दैट इज आंसर होता है हमारा 2। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आयरन एक्टिवेटर ऑफ कैटालिस। ठीक है, कैटालिस जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और डिग्रेड भी करता है वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। बोरॉन जो होता है दैट इज सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए होता है। ठीक है, सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए होता है। यदि आप एनसीईआरटी के बैक साइड की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से। और सॉरी, यहाँ 3 नहीं आएगा, 3 बोरॉन सेल इलोंगेशन दैट इज 4, और मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेस का कोफैक्टर होता है। तो ये हो गया 2, 3 1 4 2, हमारा आंसर होता है 2। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लिंक रिएक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्टेंट पायरुविक एसिड से क्या बनाते हो आप, ये 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड से 2 कार्बन वाला एसिटाइल को एंजाइम ए बनाते हो, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। तो दैट इज इसका हो गया 2। ग्लाइकोलिसिस को हम एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नस पाथवे भी कहते हैं। 4, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दैट इज सिट्रेट साइकिल। ठीक है, जिसके लिए सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहला एंजाइम जो होता है। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 हमारा आंसर होता है 3। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल असर्शन एंड अनदर एज रीजन। पहला है इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करेंट। तो ये बिल्कुल राइट है। जिम्नोस्पर्म जो है पहला ग्रुप था जिसने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पानी से फ्री कर लिया था। इसके पहले हम चाहे ब्रायोफाइटा देखें चाहे टेरिडोफाइटा देखें, उनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज मेल गैमेट को कैरी करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी। जिम्नोस्पर्म इज द फर्स्ट ग्रुप, प्लांट ग्रुप, जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था, मतलब उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी का मुंह नहीं देखना पड़ता था। उनके पॉलन ग्रेन, उनके मेल गैमेट को कैरी करने का काम पॉलन ग्रेन करता था। और जिम्नोस्पर्म के केस में पॉलन ग्रेन दैट इज पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है ओनली एंड ओनली विंड के थ्रू होती है, दैट इज एनिमोफिली। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा, एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, तो ये राइट है। ये एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, तो जैसे यदि हम जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल देखें तो यहाँ पर पॉलन चैम्बर होता है, वहां पर डिपॉजिट कर दिया जाता था इन पॉलन ग्रेन को। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, आर्किगोनियम पर नहीं छोड़ते हैं। आर्किगोनियम पर मेल गैमेट को ले जाने का काम जो है पॉलन ग्रेन से बनने वाली पॉलन ट्यूब करती है, जिस और इस तरीके का जब
जब मेल गैमेट को इस तरीके से पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेट तक ले करके जाती है तो उसे हम साइफोनोगेमस कहते हैं, साइफोनोगेमी कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग है, तो असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर होता है हमारा 2। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। असर्शन अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयरइन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, तो ये बिल्कुल राइट है। जब प्लांट एक सफिशिएंट जो मतलब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है और प्लांट डिसाइड करता है कि अब उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जाना है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में ही हार्मोनल चेंजेस होने के कारण वो फ्लोरल मेरिस्टेम के रूप में चेंज हो जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ, तो ये भी इसका कारण यही हो जाएगा, क्योंकि सिंपल है, ये जैसे यहाँ पर लीफ निकल रही थी नोड पर, अब यहाँ पर क्या किया हमने, इंटरनोड को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, इंटरनोड को कंप्रेस कर दिया, ये बिल्कुल ये भी कंप्रेस हो गया और ये भी कंप्रेस हो गया, तो आप देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ये फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। जहाँ पर लीफ निकल रही थी उसकी जगह कैलिक्स करोला यानी पेटल सेपल जैसी चीजें निकलने लगती हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आंसर होता है 4। क्वेश्चन है मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, तो सिंपल सा बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन जिसमें हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड को जुड़ना है, लेकिन सक्सिनिक एसिड का लुक अलाइक होने के कारण मेलोनिक एसिड यहाँ पर जुड़ जाता है, तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, ठीक है। मेलोनिक एसिड जो है, मेलोनेट जो है, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, तो आंसर होता है दैट इज 4। ओके, तो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का दैट इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जूलॉजी सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 151, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, तो इतना स्टेटमेंट तो राइट है। द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड, ये भी राइट है, बट इन्होंने ये गलत लिखा है, उसको सी टर्मिनस के जगह लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट एमिनो एसिड होता है उसको हम एन टर्मिनस कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो लास्ट एमिनो एसिड होता है उसको हम सी टर्मिनस कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये उल्टा लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट, 2 सबयूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 सबयूनिट ऑफ बीटा, तो राइट है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को शो करता है, यहाँ पर 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारा आंसर होता है दैट इज 3। क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, रेडियल सिमेट्री किसमें नहीं होती, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों में होती। हेमिकॉर्डेटा जो है वो बाइलेटरल से हेमिकॉर्डेटा के जो एडल्ट होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, जबकि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन नहीं शो कर रहा है, किसके एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो नहीं कर रहे हैं, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, आंसर हुआ 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिलेशन में देखना है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, तो बिल्कुल राइट है, जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है और उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट में एस्ट्रस साइकिल होती है, राइट है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एंड प्यूबर्टी, ये इतना तो राइट है, एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, तो ये गलत है, ये मेनार्च कहलाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा, पहला राइट था, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, तो यस ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है यदि कंसेप्शन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। एनसाइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, तो ये बिल्कुल राइट है, जो मेंस्ट्रुएशन है प्राइमेट्स में वो मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक के स्टेज में होता है, और ह्यूमन फीमेल के केस में एट द एज ऑफ 50 मेनोपॉज देखने को मिलता है। तो ए सी डी आर द राइट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 3। ओके, क्वेश्चन है गिवन बिलो और स्टेटमेंट, वन इज एज असर्शन एंड अदर एज रीजन स्टेटमेंट। तो पहला असर्शन स्टेटमेंट है नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जस्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला।
तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल एंड जुक्स्टा मेडुलरी। रीजन स्टेटमेंट है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, तो ये रॉन्ग है। जुक्स्टा मेडुलरी जो है उनमें लूप ऑफ हेनले जो होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। और जैसे कैंगरू रैट है तो उसमें जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है और उसका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर यूरिन को मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करना होता है। तो जितना ज़्यादा लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतना ही ज़्यादा वाटर को कंजर्व किया जा सकेगा और यूरिन को मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट किया जा सकेगा। तो यहाँ ये गलत लिख रहे हैं, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, तो ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। वेयर कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर, तो ये शॉर्टर होता है, ठीक है। सो दैट इज, यहाँ पर असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2। ओके, क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आई से, ह्यूमन आई से रिलेटेड है। फोविया जो है मैक्यूला ल्यूटिया में सेंटर पॉइंट होता है जहां पर कोन्स पैक्ड होते हैं और यहाँ ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो पॉइंट वेयर, हाँ दैट इज आंसर हो जाएगा इसका। फोविया को मैच कराएंगे हम 3 से, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी एंड रेजोल्यूशन। आइरिश जो होता है विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल, दैट इज 1 हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट जहां पर नर्व्स, जहां से हम देखते हैं नर्व्स निकल करके जाती हैं, तो पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स अपसेंट, यहाँ कोई इमेज नहीं बनती है, दैट इज ये हो गया 4। और स्क्लेरा जो होता है एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हो गया 2। 3 1 4 2, हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 4। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सा, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम देखते हैं कौन कौन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट पूछ रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है, पैरोक्सिसोम इसका पार्ट नहीं होता है। तो दैट इज कौन कौन नहीं है, ए सी और ई आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। सो आंसर हो जाता है दैट इज 1। क्वेश्चन है ब्रॉड पाम एंड विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो दैट इज ये ट्राइसोमी, दैट इज ऑटोसोमल ट्राइसोमी, दैट इज डाउन सिंड्रोम 45 प्लस आइदर XX या 45 प्लस XY, जिसमें 21 एक X एडिशनल क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम जिसे लैंगडन डाउन ने 1866 में खोजा था, उसमें हमें ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। इसी पेपर में ये इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर होता है दैट इज 4। क्वेश्चन है मैच द कॉलम, तो सिंपल ये हमारे ECG से रिलेटेड है, इकोकार्डियोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो P वेव, सिंपल P वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फिर Q वेव जो है बिगनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, QRS दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और PQRS T वेव दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, तो सिंपल हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। P वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, 3 Q वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, T वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। 3 1 4 2, 3 1 4 2 आप देखो कहाँ पे है, 3 1 4 2 दैट इज हमारा दिस, ठीक है। एक ही स्टार्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ होगा इसमें आपका। देन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो नेसेरिया गोनोरिया से होने वाली ये गोनोरिया जो है, ये यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर ली जाती है तो कंप्लीटली ट्रीटेबल है, बैक्टीरियल डिजीज है। जबकि हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनाइटल हर्पेस, ये तीनों ही वायरल इन्फेक्शन है और ये कम्प्लीटली क्योर नहीं होते। आप इस डिसीज को कंट्रोल में तो रख सकते हो, लेकिन इसको कंप्लीट मतलब इसका इन्फेक्शन जो है बॉडी में प्रेजेंट रहता ही है। आंसर होता है दैट इज 1। क्वेश्चन है मैच द कॉलम।
पेप्टिक सेल या जिसे हम चीफ सेल कहते हैं वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है। गॉबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल जो होती है दैट इज HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो फूड में विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और हेपेटिक सेल जो है दैट इज लीवर में ये बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 तो आंसर होता है दैट इज दिस। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं है, एक ऑप्शन मिलाया, बाकी और कोई भी ऑप्शन जो है A3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आंसर हुआ 2। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड वन इज रीजन। अब हमें देखना है असर्शन, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, तो बिल्कुल राइट है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो वो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम में ही होता है। दूसरा रीजन स्टेटमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस केस में हम देखते हैं कार्पस ल्यूटियम जो है क्योंकि LH हार्मोन का सिक्रीशन बंद होता है तो कार्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होता, और कार्पस ल्यूटियम के जो कि प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन से एसोसिएटेड है, यदि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का बनना बंद हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का बनना बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन रिक्वायर्ड था एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम भी स्लॉड ऑफ हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन का ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होता है दैट इज 1। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, तो यहाँ पर सिंपल है दैट इज प्रोब जो है ये ऑटो रेडियोग्राफी में यूज किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी में ये DNA प्रोब जो होते हैं या RNA प्रोब जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फ्लोरेसेंस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जिससे कि जब हम जो ये DNA है उसकी जब हम एक्सरे फिल्म लेते हैं तो इस DNA प्रोब या RNA प्रोब में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फ्लोरेसेंस सब्सटेंस होते हैं उनके कारण हम इन DNA या RNA या वट एवर प्रोब की लोकेशन हम एक्सरे फिल्म में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो प्रोब जो है ऑटो रेडियोग्राफी में यूज होता है। YAC BAC हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में DNA क्लोनिंग के लिए यूज किया था, और PBR 322 जो कि एशेरिया कोलाई के एक नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो ये 3 क्लोनिंग वेक्टर हैं, प्रोब इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, तो आंसर होता है 3। क्वेश्चन है मैच द कॉलम, तो यहाँ पर देखो टीनिया, अच्छा ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है, तो टीनिया में हम देखते हैं दैट इज फ्लेम सेल होती है। पैरामीशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता है। पेरीप्लेनेटा जो होता है दैट इज कॉकरोच, उसमें यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो एक्सक्रीशन से एसोसिएटेड होती हैं। और फेरिटिमा में तो आपको मालूम ही है दैट इज पेरीप्लेनेटा, यानी ये 4 हुआ, ये 4 है, ठीक है, और फेरिटिमा में जो हो गया दैट इज 1 हो गया। तो 3 2 4 1 4 1 3 2 4 1 दैट इज हमारा आंसर होता है फिर दैट इज 2। क्वेश्चन है लिगामेंट और डेंस इरेगुलर टिश्यू, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लिगामेंट जो और टेंडन जो होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये इरेगुलर लिख रहा है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, तो ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। आप लोगों ने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको नीट के में मतलब नीट के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल, तो सिंपल है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो बहुत सारे दैट इज यहाँ पर स्पिंडल फाइबर वगैरह से एसोसिएटेड हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन उसको छोड़ दीजिए, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा मोटिलिटी। आप सिंपल सा निकालिए, सीलिया फ्लैजिला जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन के बने होते हैं। स्यूडोपोडिया जो है जो अमीबा बे में, या हमारी बॉडी के अंदर भी WBC जब मूवमेंट शो करती हैं वो स्यूडोपोडिया के थ्रू करती हैं, तो माइक्रोफिलामेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। और सीलिया एंड फ्लैजिला में हम क्लियरली देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। तो राइट आंसर हो गया 2 मोटिलिटी। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो ये लैकोपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लैकोपेरॉन के क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, ये I जीन हो गया और ये ZYA, ठीक है।
यहाँ प्रमोटर हो गया, यहाँ ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो आई जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, वाई जो है परमीएस की सिंथेसिस करता है, और ए जो है ट्रांसएसिटाइलेज की सिंथेसिस करता है। तो अब सिंपल मिलाते जाओ, ए जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज को बनाता है, तो इसका हो गया 2। जीन वाई जो है वो परमीएस एंजाइम की सिंथेसिस करता है, तो इसका हो गया 3। जीन आई जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो 4 हो गया। और जीन जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। तो लेकोपेरॉन, जैकब मोनोड ने इसे प्रपोज किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये लेकोपेरॉन जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है, कब कौन सा जीन अपना एक्सप्रेशन शो करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और प्रोकैरियोट्स में मेनली जीन रेगुलेशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होता है कि कब किस जीन को ट्रांसक्राइब करवाना है, कब किस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाना है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1, तो आंसर हो जाता है 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सिंपल सा देखो, बायोमैग्निफिकेशन करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है उसमें से सिर्फ एक करेक्ट होगा। बायोमैग्निफिकेशन refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic level। अगेन सेम स्टेटमेंट पे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पर ये दूसरा क्वेश्चन एक बॉटनी सेक्शन में सॉल्व हुआ है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि हम डीडीटी का मैग्निफिकेशन देखते हैं, क्योंकि डीडीटी या इस तरीके के जो कंपाउंड है जो नॉन डिग्रेडेबल हैं वो हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वहां पर इनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। दिस थिंग इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रिस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम, रिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि वो एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बोल रहे रेस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये गलत हो गया। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टेलिटी, वो इंक्रीज करती है, तो ये भी गलत हो गया। यूट्राफिकेशन रिफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक, वो ऑर्गेन सीवेज से एसोसिएटेड नहीं है। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट इज कॉल्ड यूट्राफिकेशन, ठीक है, उसका सीवेज वाटर और इससे नहीं है। यदि पानी में न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो रहा है, दैट इज स्पेशली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन का, दैट इज कॉल्ड यूट्राफिकेशन, तो ये भी गलत है। तो यहाँ राइट स्टेटमेंट इज 1। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। इतना सिंपल, दैट इज आंसर होता है 1। जब ये मेल ये फीमेल, सॉरी ये फीमेल और ये मेल, ठीक है, और जब 2 लाइन से इसको कनेक्ट करते हैं तो रिलेटिव के बीच की मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कॉन्सेंग्यूइनस मैरिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया आंसर 1। क्वेश्चन है वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द सीकम देयर बैकफ्लो प्रिवेंटेड बाय, दैट इज आंसर इज इलियोसीकल वॉल, ठीक है। आपको मालूम है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलता है, दैट इज इसोफेगस और स्टमक के बीच। इसोफेगस से स्टमक में जब फूड आता है तो ये हो गया गैस्ट्रोइसोफेगल। पाइलोरिक स्फिंक्टर जब स्टमक से ये डियोडिनम में जाएगा तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है उसकी ओपनिंग को डियोडिनम में रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, तो आंसर हो जाता है दैट इज 1। Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन टॉपिक, तो यहाँ पर सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो है ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का तरीका नहीं है, तो आंसर तो हो जाता है 1। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलिसा एंड आरडीटी, ये 3 जो टेक्निक हैं ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती हैं, जबकि सीरम एंड यूरिन एनालिसिस तो जब कोई किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया और हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स अपेयर होने लगते हैं, लाइक फीवर आने लगा है या और कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, तब डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा लो या यूरिन टेस्ट करा लो। तो वो लेट जब इन्फेक्शन जो है वॉट एवर पैथोजन जो है वो अपना काम कर चुका होता है, उसके बाद मतलब सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तब उसके बाद हम ये करते हैं। अर्ली डिटेक्शन में हम इन 3 टेक्निक्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व किया बेटा अपन ने ऑफलाइन में, तो मतलब मुझे याद है 2-3 बार तो एनी हाउ हमने इसको हर एक तरीके से कान पकड़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Statement 1, low temperature preserve the enzyme in a temporary inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जब हम हाई टेम्परेचर करते हैं
तो प्रोटीन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनी है उसमें जो डिफरेंट से बॉन्ड बने हैं वो टूट जाते हैं और जिसके कारण प्रोटीन डीनेचर्ड दैट इज कोआगुलेट हो जाता है। और जबकि लो टेम्परेचर में ये है कि एंजाइम चुपचाप काम करना बंद कर देता है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस इज ऑल्सो राइट। अगेन रिपीटेशन, बॉटनी में मेलोनेट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लेवल पे, अगेन यहाँ रिपीटेशन। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आंसर हुआ 4। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ये आपके उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। दैट इज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने क्विक नोट्स के बाद जो 15 क्वेश्चंस दिए हुए थे, ऑलमोस्ट यदि आप निकालोगे ना तो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा उसी में। कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब लिटरली दैट इज जिसमें उसमें PYQ भी थे और 15 क्वेश्चन जो NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अदर देन क्विक नोट्स, वो सारे आप पूरा की पूरा सिलेबस को पूरे के पूरे पेपर को कवर कर रहा है। आप उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत मेहनत की थी टीम ने डेफिनेटली। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो हमें वर्टिब्री के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री के बीच में देखने को मिलते हैं जो लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट दैट इज 2। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ये हो गया 4। फाइब्रस जॉइंट हमारी स्कल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, दैट इज फाइब्रस जॉइंट, दैट इज 1 जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। सैडल जॉइंट जो है थंब की मेटाकार्पल एंड कार्पल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज इसका कौन सा हो जाएगा 3, ठीक है। सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सिनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। तो 2 4 1 3 कहाँ से स्टार्ट, कौन 2 4 1 3 है, 2 4 1 3 दैट इज आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। Vas difference receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct। तो ejaculatory duct जो है वास डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल की डक्ट की ज्वाइनिंग से बनती है जो कि यूरेथ्रा में जाकर के ओपन होती है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट 1 तो राइट हो गया। स्टेटमेंट 2 है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनॉल विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनॉल। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है बट मतलब हाँ ये तो स्टेटमेंट ही है, सेशन रीजन है नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है बोथ राइट। ओके, तो बर्थ कैनॉल जो है वो सर्विकल कैनॉल और वजाइना की कैनॉल जो है दोनों मिलकर के बर्थ कैनॉल को बनाती हैं। ओके, क्वेश्चन है इन विच ब्लड कार्पस्कल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल में ये अपना प्रोपगेशन या अपना रिप्रोडक्शन करता है कुल मिलाकर के। दैट इज टी हेल्पर सेल में अटैक करता है और वहां अपनी मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर हो जाता है दैट इज 4। मैच द कॉलम। हेरोइन या जिसे हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं जो कि एसिटाइलेटेड मॉर्फिन है। तो यहाँ पर हेरोइन जो है दैट इज डिप्रेसेंट होता है और वो बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है। तो दैट इज मॉर्फिन डिप्रेसेंट के रूप में काम करेगा, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा। तो आंसर हो जाएगा हेरोइन का दैट इज 2। मारिजुआना दैट इज कैनाबिस प्रोडक्ट है। तो मारिजुआना जो होता है वो उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। कोकेन जो होता है स्टिमुलेंट होता है और जो कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के ट्रांसपोर्टेशन से को इंटरफेयर करता है, ठीक है। सो कोकेन इज अ स्टिमुलेंट, मारिजुआना इज हेलुसिनोजेनिक, हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट और मॉर्फिन डिप्रेसेंट ही हो जाएगा। और इस क्योंकि ये डिप्रेसेंट है तो ये एक पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। ओके, जस्ट मिनट। तो क्लियर, दैट इज हीरोइन एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। तो सिंथेटिक मॉर्फिन है और ये नेचुरल मॉर्फिन का फंक्शन पूछा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना था। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तो हमारा एक ही ऑप्शन जो है इससे स्टार्ट हो रहा है, आंसर हो जाता है हमारा दैट इज 4। क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज
तो वाइटल कैपेसिटी या तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर को हम अपने लंग्स में एकोमोडेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में हम सिंपल IRV जो कि 2500 से 3000 होता है ml होता है, ERV जो 1000 से 1100 होता है, और टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है। इन तीनों का सम जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक, वाइटल कैपेसिटी होता है। तो IRV ERV प्लस TV, ठीक है, इसका अमाउंट समथिंग 4500 हो जाता है, 4500 ml। ओके, इसको हमने लिया 3000 ml, इसको लिया हमने 1000 और इसको TV को लिया हमने 500 ml। दैट इज वाइटल कैपेसिटी 4500 ml। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 3 IRV ERV प्लस TV। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल नम्बेट जिसे हम एंटीएटर के नाम से जानते हैं, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फेलेंजर, ये तीनों ही मार्सुपियल्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एडेप्टिव रेडिएशन से इवॉल्व हुए हैं यहाँ पर। और बाकी मोल जो है ये हमारा हो जाता है, दैट इज प्लेसेंटल मैमल हो जाता है। लीमर प्लेसेंटल मैमल है, वुल्फ प्लेसेंटल मैमल है। एंटीएटर इज नथिंग, नम्बेट जो कि मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। ओके, ये हमारा प्लेसेंटल मैमल है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तीनों जो कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के, जो कि एडेप्टिव रेडिएशन के कारण इवॉल्व हुए हैं, तो दैट इज फर्स्ट आंसर हो जाता है हमारा। देन मैच द कॉलम CCK, तो ये जो होता है CCK जो है वो पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो इसका हो जाएगा कोलियोसिस्टोकाइनिन। ठीक है, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ANF जो है हार्ट से सिक्रीट होता है। और ADH जो होता है ये किडनी में फंक्शनिंग के लिए मतलब किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। जब GFR रिड्यूस हो जाता है उस केस में ADH जो है वो GFR को इंक्रीज करता है। ADH जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर रोल प्ले करता है, एज वेल एज DCT से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, दैट इज आंसर हो जाता है हमारा 4। क्वेश्चन है assertion amniocentesis for sex determination is one of the strategy of reproductive and child health care program। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। amniocentesis इसलिए निकाला गया था, इस टेक्निक को इसलिए डेवलप किया गया था कि जिससे कि जेनेटिक डिजीज हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किया जा सके, लेकिन उसका मिसयूज होने लगा। उससे सेक्स डिटर्मिनेशन डेवलपिंग एम्ब्रियो के सेक्स को डिटरमाइन किया जाने लगा, जिसके कारण इंडिया में से बैन किया गया है, इंडिया में बैन किया गया है। ठीक है, तो दैट इज ये फर्स्ट RCH जो है इंडिया का प्रोग्राम है, तो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रीजन है बैन ऑन एमनियोसेंटेंसिस चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड, तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ क्या हो गया, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, तो हमारा आंसर होता है 3। क्वेश्चन है गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है RNA म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, तो ये बिल्कुल राइट है। RNA जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड है, जिसके कार्बन नंबर 2 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण वो बहुत जल्दी क्योंकि ये जो इसकी पेंटोस शुगर है, इसका जो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल है वो कभी भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बन के निकल जाता है और इस जगह को वो ओपन छोड़ देता है म्यूटेशन के लिए कि यहाँ पर आकर के कोई भी जुड़ जाता है। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल जो है वो भी RNA को अनस्टेबल करता है, और जिसके कारण RNA का म्यूटेशन जो होता है बहुत जल्दी होता रहता है। और जिसका एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस कोविड-19 के केस में देखते हैं कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ और अभी तक में हमने कई वेरिएंट्स इसके देख चुके हैं, और उस वेरिएंट्स का कारण यही है क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल, कोविड वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है, और RNA अनस्टेबल है, इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड RNA genome have shorter life span and mutate and evolve faster, तो कारण मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है जिसके कारण उसके नए वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर होता है 4।
क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ये कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स हैं। वेसेक्टोमी दैट इज ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक है, सर्जिकल मेथड है जिसमें वास डिफरेंशिया को कट करके टाई कर दिया जाता है और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को वास डिफरेंशिया के आगे रोक दिया जाता है। ठीक है, सो दैट इज वेसेक्टोमी, दैट इज ये हो गया सर्जिकल मेथड। देन कोइटस इंटरप्टस जो है दैट इज ये नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड है। ठीक है, जिसमें इजैकुलेशन के जस्ट कोइटस इंटरप्टस हो जाता है, मतलब नेचुरल मेथड हो जाता है। सर्वाइकल कैप जो है दैट इज ये 2 बैरियर मेथड है और सहेली जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, दैट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 3 4 2 1, 3 4 2 1 तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, दैट इज हमारा आंसर होता है 1। ओके, आंसर हुआ 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, तो बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है थर्मल पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं क्योंकि चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलेगा उससे वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है पर्टिकुलेट मैटर को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। हालांकि बहुत छोटे पर्टिकुलेट मैटर को नहीं निकाल पाते हैं, बट लेकिन जितने भी मेजर साइज के होते हैं मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर देते हैं। तो ये राइट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन द थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग नहीं, अभी हमने बात की पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर होता है 2। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिव चार्ज डीएनए इज हेल्ड विथ सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो दिस इज इंटायरली रॉन्ग स्टेटमेंट। डीएनए में क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स का हो, चाहे वायरस का हो, चाहे प्रोकैरियोट्स का हो, सबका डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं प्रोकैरियोट्स में नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसको हम नैप के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल राइट है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में एडाओलिन्स न्यूक्लियोसोम मॉडल एडाओलिन्स ने दिया था। दैट इज इसमें हम देखते हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर होता है जो क्योंकि इसमें बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि वो आर्जिनिन और लाइसिन रिच एमिनो एसिड का बना हुआ है हिस्टोन, जिसके कारण हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके चारों निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो पाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज 3। ठीक है, क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो रिंग वर्म एक फंगल डिजीज है, स्किन डिजीज है जो कि ट्राइकोफाइटॉन जैसी फंजाई से होती है। 2 फाइलेराइसिस जिसे हम एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, वो वुचेरिया बैंक्रोफ्टी से होती है, दैट इज ये हो गया 3। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 4 न्यूमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, बैक्टीरियल। 2 3 4 1 2 3 4 1। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी आप लोगों को। देन उसके बाद है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सिंपल, अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में यदि एक लेपर्ड और लायन है तो वो क्या सेम फूड रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ये इसका तो यही हो जाएगा, कॉम्पिटिशन ही हो जाएगा। कुकू लेइंग एग इन अ क्रो नेस्ट, ब्रूट पैरासिटिज्म। कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे करके चली जाती है और कौवा सोचता है कि उसी का ही अंडा है तो उसको इंक्यूबेट करता रहता है, और कोयल जो है इस अपने टाइम सेव करती है इंक्यूबेशन का और फूड सर्च में, फॉर्जिंग में लगी रहती है। ठीक है, फंजाई इन रूट ऑफ अ हायर प्लांट, म्यूचुअलिज्म ही है। अ कैटल एग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। दैट इज एक गाय या भैंस के ऊपर एक कैटल एग्रेट जो है वो बैठी रहती है। जब गाय या भैंस घास को चरती है तो घास में जो कीड़े छिपे हुए हैं, तो घास में मूवमेंट होने के कारण
वो ऊपर उड़ते हैं और जिसको कैटल ये बर्ड जो है खा लेती है। तो यहाँ आंसर तो सिंपल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 दैट इज आंसर होता है 4। जूलॉजी सेक्शन बी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बेसोफिल और द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC। तो ये बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो बेसोफिल नहीं होती, न्यूट्रोफिल होती हैं जो 60 से 65% होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा है बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटिन एंड हेपेरिन और इस वजह से ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, तो दिस इज रॉन्ग। किडनी शेप न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रोफिल्स का होता है। बेसोफिल का न्यूक्लियस जो होता है 3 to 5 लोब्ड होता है। बेसोफिल आर ए ग्रेन्युलोसाइट। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज 2 B and C ओनली राइट स्टेटमेंट, क्योंकि बेसोफिल जो है ए ग्रेन्युलोसाइट नहीं बल्कि ग्रेन्युलोसाइट है। और यहां पर सिंपल हम दैट इज ये भी जो हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो आंसर हो जाता है हमारा 2। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो यहां पर देखो मास्ट सेल आपको देखने को मिलेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इमेज के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है जो हमारे एनसीईआरटी में है। तो दैट इज ये 2 हो गया। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल में आपको सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ब्लड जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसमें आपको क्यूबर्डियल एपिथेलियम देखने को मिलता है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2। बहुत सिंपल, कई बार सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन 188 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है टेट्राट फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैप्टोटेन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। टेट्राट फॉर्मेशन जाइगोटीन में है और टेट्राट क्लियरली विजिबल होते हैं पेकाइटिन स्टेज में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो ये बिल्कुल एनाफेज ही दिया हुआ है तो हम माइटोसिस के रिलेशन में लेंगे, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। टर्मिलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन, ये गलत है। ये डाइकाइनेसिस में डिप्लोटिन में देखने को मिलता है, सॉरी डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता है। देन न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ERR रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि इस समय तक डॉटर क्रोमोसोम्स जो है अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच चुके रहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बन चुका रहता है और साइटोप्लाज्म में ये सारे सेल ऑर्गेनल रीफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है। एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर नहीं बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। तो दैट्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो B and D हमें क्या है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर हो जाता है B and D। ठीक है ना, ये गलत हुआ हमारा, ये गलत, जस्ट मिनट, ये गलत हुआ। देन ठीक है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ हमारा, ये राइट हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तो B and D ओनली B and D आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर हुआ हमारा 1। क्वेश्चन है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो कॉकरोच में 2-3 चीजों का नाम दिया हुआ है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड, दिस। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। कोलेट्रल और फैलिक ग्लैंड रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड हैं, तो B, C एंड D ओनली, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2। ओके, आंसर हुआ हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो ये गलत स्टेटमेंट है। G0 में सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी रहती है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है लेकिन वो आगे अब एस फेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, तो ये बिल्कुल राइट है। दैट इज एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है जो कि एस फेज में ही डुप्लीकेट होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होता है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी जो होती है वो एस फेज में होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो हमारा आंसर होता है 3। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट। पहला है प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके
कॉर्डेट करेक्टर देखना है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट ये गलत होता है, ये वेंट्रल हार्ट होता है। एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक तो होते हैं लेकिन ट्रू सिलोमेट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी एंड सी ओनली। बी एंड सी ओनली इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्डेट्स। ठीक है, तो दैट इज आंसर होता है हमारा 1। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो पहला है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो मतलब कैरिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जिसमें हम कैरिंग कैपेसिटी का रोल देखते हैं। कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं जितने रहने खाने की जगह है उतने ही ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दैट मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसका हो जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का हो जाएगा 2। एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहां पर हर एक ऑर्गेनिज्म अपने बायोटिक पोटेंशियल को मैक्सिमम जितने टाइम भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो अपने बायोटिक पोटेंशियल को अचीव करता है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, किसी चीज की रोक टेक नहीं। तो दैट इज 1। एक्सपांडिंग एज पिरामिड, तो इसके एक्सपांडिंग एज पिरामिड में हम देखते हैं दैट इज ये सिंपल प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक्सपांडिंग एज पिरामिड में क्या देखेंगे हम, द परसेंटेज दैट इज इसका हो जाएगा 3। The percentage individual of pre-reproductive is largest, followed by reproductive age and post-reproductive age group. तो ये इस तरीके से पिरामिड के शेप का दिखाई देता है। स्टेबल एज, जिसमें हम देखते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है सेम होते हैं, जबकि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के सेम होते हैं, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होते हैं। तो इसका स्टेबल एज का हो जाएगा दैट इज 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, दैट इज आंसर होता है 4। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के लिए पूछ रहा है और हमें क्लियर मालूम है कोडिंग स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और पोलैरिटी सेम होती है। बस हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या सॉल्व करना होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में हमें थायमिन शो करना है और मैसेंजर आरएनए में हमें यूरेसिल शो करना है। तो सिंपल यहाँ पर देखो जो भी सीक्वेंस है यहाँ पर आपको यू की जगह ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, यहां पर टी लिखते जाओ, जहां जहां पे भी टी है वो कर दो। तो 5-ATCG, 5-ATCG ये वाला आप देख लो, पूरा सेम सीक्वेंस है, बस यू की जगह आपको टी पुट करना है। यहां पर टी, यहां पर टी, यहां पर टी, तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस हो जाएगा। दैट इज हमारा आंसर हो जाता है, दैट इज 2। ठीक है, जब कभी भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड में होता है और मैसेंजर आरएनए में होता है। मैसेंजर आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पायरिमिडिन दैट इज थायमिन और यूरेसिल का है। आरएनए में यूरेसिल रखोगे और डीएनए में आपको थायमिन रखना होता है। आंसर हुआ 2। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की यदि जब आप बात करते हो तो मेल्स में एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एब्सेंट होते हैं। यही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें किस में देखने को मिलता है, दैट इज कॉकरोच में। बाकी चीजें जो हैं बस लिखने के लिए लिखी हुई हैं। दैट इज आंसर होता है 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। ठीक है, तो मसल बंडल, और मसल बंडल को हम साथ में क्या कहते हैं, फेसिकल भी कहते हैं। ठीक है, फेसिकल, ठीक है। तो यहां पर मसल बंडल और फेसिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया, लेकिन यहां पर क्या लिख रहे हैं, फेसिकल लिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्केलेटल मसल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम का स्टोर हाउस होते हैं, राइट स्टेटमेंट है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, एम लाइन इज द कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर, तो ये जेड लाइन, जेड लाइन जो होती है वो एक सार्कोमियर बनाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो बी एंड सी स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो बी एंड सी ओनली, तो आंसर हुआ 1। ओके, क्वेश्चन है द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक। तो मैमल्स की बॉडी में हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, राइट है, तो ये तो तीनों सही है। हेयर, पिन्ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। पिन्ना मोनोकॉन्डिलिक नहीं, ये बल्कि मैमल्स में ये डाइकॉन्डिलिक होती है।
एंड मेमोरी ग्लैंड सही है, तो ये गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। हेयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैमल का एक्सक्लूसिव नहीं है, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट है, फ्रॉग में भी प्रेजेंट है, दैट इज ये भी नहीं है। आंसर होता है हमारा दैट इज 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का क्या एडवांटेज नहीं है, इनब्रीडिंग कहां पर बुरी हो जाती है, किस चीज के कारण वो सही नहीं है। ठीक है, पहला इट एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो सिंपल है, जब मेंडलिज्म में भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम F2 जनरेशन देखते हैं तो हमने देखा टी टी एंड टी, ये इस सीड से छोटा प्लांट शॉर्ट प्लांट उगा और ये रेसेसिव कैरेक्टर है, इसको हमने आगे ब्रीडिंग प्रोग्राम में लिया नहीं, यानी हमने उसको सिलेक्ट किया और उसको एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, तो ये राइट है, इससे हम क्या करते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर को एलिमिनेट करते जाते हैं। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक प्लेस ड्यू टू इट। तो सिंपल है, इनब्रीडिंग के कारण हम इसकी भी इनब्रीडिंग करा देंगे तो हमें फिर क्या होगा, ये जो ये करेक्टर या TTRR जो मिलता जा रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो राइट, मतलब हम सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करते जाएंगे। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। तो ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। तो हमारा आंसर जो है वो निकलता है 3। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिव सॉरी, ये क्वेश्चन है दैट इज जस्ट मिनट, आंसर तो हमारा 3 ही होगा। इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये इट इंक्रीजेस। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग इनब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग हमेशा होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें क्या नॉट एन एडवांटेज बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 3। ओके, क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा आर। तो ये हो जाता है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ओके, आंसर होता है 4। देन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है विच ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यदि बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है तो ऑस्मोरिसेप्टर जो है वो उस डिक्रीज्ड बॉडी फ्लूइड को आइडेंटिफाई करते हैं और वो ऑन हो जाते हैं, और जिससे कि फिर हम देखते हैं ADH का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये ऑफ करवा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। ADH facilitate water reabsorption to prevent diuresis. This is the right statement. ये फिर से रिपीट हो रहा है। ADH सिंपल सा है, DCT से जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ADH वॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी के कारण GFR को भी इंक्रीज करता है। ANF कॉसेज वेजोडाइलेशन, तो ये बिल्कुल राइट है। एट्रियल नेट्रियाटिक फैक्टर जो है, जो हार्ट से सिक्रीट होता है, एट्रियम से सिक्रीट होता है, वो वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट है। ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, दिस इज ऑल्सो राइट। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन GFR। ठीक है, अभी जस्ट हमने बात की, तो ये रॉन्ग है। तो हम देख रहे हैं BCD ओनली आर द राइट स्टेटमेंट। आंसर हुआ 1। So this is the last question, which of the following are not under the control of thyroid hormone। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन, ये क्वेश्चन भी आपको शीट में दिखने को मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दिस इज द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, दिस इज ऑल्सो। स्लीप वेक साइकिल जो है मेलाटोनिन का काम है, ये थायराइड का काम नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, थाइमोसिन का काम है, थायराइड का काम नहीं है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, तो A, B and E इज द फंक्शन ऑफ थायराइड और नॉट अंडर द कंट्रोल है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, C and D ओनली। तो दिस इज द आंसर। आंसर क्या हुआ हमारा 2। ओके, तो ये है, ये लास्ट क्वेश्चन था। सिंपल है, जो लास्ट के 15 क्वेश्चन थे उसमें से 10 सॉल्व करना था, आउट ऑफ 15 10 सॉल्व करना था। तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा। और यदि सपोज कुछ नंबर का इधर उधर रहता है, तो एक चीज़ बेटा, मेरा लाइफ के लिए हमेशा अप्रोच ये रहा है कि 75-80 ईयर्स की यदि हम लाइफ स्पान ले लेते हैं, तो उस केस में यदि कुछ मान लो आपको लगता है कि नहीं इस बार 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से रुक रहे हैं, और यदि आपका इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है,
तो मैं एक चीज़ ये बोलूँगी, आप उस चीज़ को टच करने वाले हैं, बिल्कुल आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, ठीक है। यदि कुछ नंबर की कमी रहती है तो ज़रूर एक ट्राई करिएगा, ओके। नहीं तो ये ज़िंदगी भर का अफसोस रहता है कि नहीं, मतलब हम क्या सोचते हैं, एक साल का सोचते हैं, लेकिन 80 ईयर्स की लाइफ में यदि 2-3 साल हमें अपने आप को बनाने के लिए देना होता है ना, तो कहीं कोई नुकसान नहीं है और कोई ये गलत डिसीज़न नहीं होता अपनी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यदि जब कभी भी आप इस तरीके का कोई डिसीज़न लेते हैं तो आपको अपने लिए बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सपोज़ व्हाटएवर, जो भी मान लो आप 50 नंबर से ही आपका कम रहता है, सपोज़, ठीक है। उस केस में सिंपल है, आपको 50 नंबर के लिए ही मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, ठीक है। आप बिल्कुल गेट पे हैं और आपका डेडिकेशन भी है इस फील्ड के लिए, फिर भी आप सिर्फ 1 साल वाली बात लेकर के चलते हैं कि नहीं फिर हुआ नहीं हुआ। अपनी ओर से हमेशा हर चीज़ के लिए एफर्ट करना चाहिए। और हम लोगों को अपनी ज़िंदगी से यही एक्सपीरियंस मिला है कि हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाता, वो सम टाइम आपको विथ इंटरेस्ट आपको नेचर रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये ज़रूर हमेशा, मतलब नॉट ओनली ये आप कौन सी फील्ड में है कौन सी फील्ड में नहीं है, वो चीज़ मायने नहीं रखता। यदि आपका एक ऑनेस्ट अप्रोच रहता है तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है, ओके। सो सिंपल, पेपर तो हमने सॉल्व ही कर लिया है और बस जिसका जो भी, जस्ट मिनट, ओके। तो ये था हमारा पूरे 100 क्वेश्चंस। बहुत सिंपल पेपर था, कंपैरेटिवली सिंपल था ये बोलना चाहिए। जिन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत हार्ड वर्क किया, उनके लिए वास्तव में ये बहुत सिंपल पेपर था। तो और विद इन एनसीईआरटी था। कुछ क्वेश्चन में उन्होंने ट्विस्ट, जैसे फेसिकल वाला क्वेश्चन हुआ या सेकेंडरी जाइलम में प्रोटोजाइलम एक्सार्च कंडीशन को लिखा, तो वो थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश की, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रही है, तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर।